दुबे जी के पास चलता हूं क्योंकि दो वकीलों वाली बात पहले कर लेते, फिर धार्मिक क्षेत्र के पास जाएंगे। दुबे जी, आपका तर्क और इनके तर्क को उत्तर। आपका स्वागत है, शुरू करिए। देखिए, ऐसा है, वकीलों का अपना अपना तर्क रहता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कानून हमारे लिए बनता है, हम कानून के लिए नहीं बनते। बिल्कुल वैसे ही जैसे पतलून मेरे लिए बनता है, पतलून का साइज मेरे साइज से बनता है, ना कि पतलून के साइज से मैं अपना साइज सेट करूं। बिल्कुल वैसे ही कानून किसके लिए बना है? कानून हमारे लिए बना है ना, हमारे देश के लिए बना है। हमारे देश में कानून बनाने की प्रकृति क्या है? कानून बनाते समय दो तीन चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि क्या ऐसा कानून जो भारत की जो सिस्टम है, जो पब्लिक पॉलिसी है, उस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाए, कानून बना दिया जाए तो क्या वो कानून बहुत दिनों तक चल सकता है? भले ही पूरी इन्फोर्समेंट मशीनरी उसको इन्फोर्स करे। उसको ऐसे देखना चाहिए कि भारत में परतंत्रियों का शासन हुआ, शासन आने के बाद उन्होंने इस्लामिक लॉ इन्फोर्स करने की कोशिश की, तो क्या भारत ने 800 वर्षों तक लड़ाई नहीं लड़ी सिर्फ इस बात की कि भाई हम अपनी संस्कृति तुम्हारे अनुसार कैसे बदल लें? यहां तक कि हमारे पूर्वजों ने मल मूत्र उठाना स्वीकार किया, लेकिन उनकी पद्धति स्वीकार नहीं करी, उनकी संस्कृति स्वीकार नहीं करी। ये बात सीधी सी है कि भारत की एक पब्लिक पॉलिसी, इसको कैसे और समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट ठीक है, उसका संरक्षण करने का काम सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और संरक्षण वो करते भी हैं और उनका दायित्व भी बनता है। लेकिन सवाल यहां पर जो सबसे बड़ा पैदा होता है कि जब ये कह दिया कि उसमें संशोधन करेंगे, तो संशोधन करने के लिए आपने एक नियम बनाया और वो ये कह दिया कि साहब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर भंग नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बना रहना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में संशोधन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे पता लगेगा? दैट इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। हमारे देश की पब्लिक पॉलिसी क्या है? अब ये जो लोक नीति है ना सर, लोक नीति की परिभाषा क्या है? लोक नीति की परिभाषा ये है कि भारत में जो हजारों वर्षों से अच्छे चीजें चल रही हैं, जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अगेंस्ट में, यानी कि भारत की लोक संस्कृति के अगेंस्ट में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और अगर वो कानून बनाया जा रहा है तो वो स्वयं में असंवैधानिक है, वो चाहे पार्लियामेंट ने बनाया हो, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया हो, और मैं कहता हूं कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना बना दे, वो कोई भी ऐसा ऑर्डर जो भारत की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाता है वो भारतीय कानून नहीं हो सकता, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी और एक बात समझनी चाहिए, वो सीधी सीधा प्रिंसिपल हमारे दिमाग में जो रहता है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार है? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, वो जनरल पावर नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। और उससे पहले जो प्रेसिडेंट्स तय कर दिए गए, जैसे मैं आपको याचिकाओं की बात बताता हूं कि याचिकाओं में ये सेम एज मैरिज की बात कही गई। भाई सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि डायरेक्शन दे दीजिए, उन्होंने कहा लेजिस्लेशन का काम है, उनके पास जाइए। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया सक्सेशन का पूरे देश में एक विधि बना दीजिए, उन्होंने कहा लेजिस्लेशन के पास जाइए। हमने लोगों ने कहा कि साहब एडॉप्शन का एक नियम बना दीजिए, उन्होंने कहा लेजिस्लेशन के पास जाइए। ये कहा गया कि भाई पत्नी बच्चों के मेंटेनेंस का एक नियम बना दीजिए, सभी जाति धर्म संप्रदायों का एक हो, उन्होंने लेजिस्लेशन के पास जाइए। अब मुझे बताइए कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है स्त्री पुरुष का, जो वो ये कह रहा है कि साहब हमारी और पुरुष की एज बराबर होनी चाहिए, हमारा दो लोगों का, भारत के जो नागरिक हैं वो किसी संप्रदाय के हों, उनके सक्सेशन का सेम राइट होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट सबका होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये कहता है कि ये मेरा काम नहीं है भैया कानून बनाना, ये कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, आप पार्लियामेंट के पास जाइए। तो क्या आज जिन बातों पर पहले से मना किया जाता रहा उस पर एकदम 5 जजों की बेंच बिठाकर सुनवाई करना, क्या पहले के जो प्रेसिडेंट अपने ही कोर्ट के हैं उनका कॉन्ट्रावेंशन नहीं है? या तो उनको सबको समाहित करिए और कहिए। हालांकि इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खुद भी कह रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि ये मेरे पास पिटीशन आ चुकी है और इन पिटीशंस में लेजिस्लेशन का रास्ता दिखा चुका हूं मैं, और लेजिस्लेशन का काम है, लेकिन फिर भी सुनवाई चल रही है। तो मेरा सीधा सीधा मत है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करके इस तरह की जो सुनवाइयां करता है, उन सुनवाइयों में अगर उसकी कोई फाइंडिंग भी होती है
तो वो सीधा कानून ना बनाकर स्ट्रक्चर पास करे, पार्लियामेंट के पास भेजे, पार्लियामेंट से कहे कि आप, हमारा व्यू ये है, ये रिसर्च हमारी निकल कर आई, इस पर आप विचार करिए और कानून बनाने का चूंकि आपका काम है इसलिए आप करिए। हम अपने न्यायालयों के लिए कानून बनाने के अधिकारी हैं कि हमारा न्यायालय कैसे चले, लेकिन हम देश भर के लिए कानून नहीं बनाते। जो कानून बन चुके हैं उनकी संवैधानिकता तो बता सकते हैं, और अगर हमको कोई पॉइंट मिलता है तो हम आपको वो भी बता सकते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, लेकिन कानून बनाकर स्वयं इंप्लीमेंट करवा देंगे और कह देंगे आज से ये कानून है। मुझे लगता है कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के ही खिलाफ है, और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी डिवीजन ऑफ पावर में है, इसलिए डिवीजन ऑफ पावर को बरकरार रखना चाहिए और ये विषय पार्लियामेंट के है, पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, और देश की पब्लिक पॉलिसी जो हमारी है और वो संस्कृति भारत की जो है उस संस्कृति को कॉन्ट्रावेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात एक लेते हैं कि आप गलत तर्कों के आधार पर बता रहे। दुबे जी, विश्व में इस विषय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जरा बोलिए। बिल्कुल सही बात है, और वैज्ञानिक रूप से उस पर रिसर्चें भी चल रही हैं, बोलना भी शुरू कर दिया गया। लेकिन एक बात जो बेसिक स्ट्रक्चर की है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, क्या परमेश्वर के द्वारा बनाया गया बेसिक स्ट्रक्चर हमारे ऊपर लागू नहीं होता? और परमेश्वर ने, जिसने सृष्टि रची, उसने जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है उसने तो महिला पुरुष बनाया है। अब वो महिला पुरुष का बेसिक स्ट्रक्चर भंग करके हम ये कहें कि नहीं साहब राइट है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, तो आप देखो इसके रिपरकेशन कितने होंगे। फिर भाई बहन का विवाह भी सामने आ जाएगा, फिर किसी को भी किसी के साथ भी संपर्क करने का राइट आ जाएगा। फिर ये हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें ये संशोधन की बात चल रही है, ये तो पूरे कानून खत्म हो जाएंगे। जो हम 5 पीढ़ी पुरुष की, 3 पीढ़ी उसकी महिला की, और पिता की 5 पीढ़ी, महिला माता की 3 पीढ़ी, या शास्त्रों में 7 पीढ़ी 5 पीढ़ी का वर्णन है, या फिर हम ये कहें कि जो उनके विवाह हैं वो विवाह जहां हो चुके हैं वहां पर विवाह नहीं हो सकते। आपने सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात कह दी, और सेक्सुअल ऑटोनॉमी कहां तक जाएगी, इसका अंत कहां होगा? एक बहन अगर अपने भाई से, ईश्वर करे, मतलब मैं कहना नहीं चाहता था, अगर एक बहन मुकदमा करे और ये कहे कि साहब हमें सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, मैं अपने भाई के साथ, पिता के साथ क्यों नहीं कर सकती, मेरी फंडामेंटल राइट है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करेगा जैसा कि अभी चर्चा में हम लोग सुन पा रहे हैं? तो हर चीज का अपनी एक लिमिट है। मैं मानता हूं कि जो पद्धतियां होती हैं उन पे आक्रांताओं के हमले की वजह से उन पद्धतियों को, उन वैज्ञानिक कारणों से हम पूरा सहेज नहीं पाए, और न सहज पाने का परिणाम निकला कि उसमें विकृतियां आई। उन विकृतियों को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, जैसे बाल विवाह की जो प्रकृति थी वो भंग हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने मान लिया, हमने बहुविवाह पर बात कही, हमने मान लिया, हमने विधवा विवाह की बात कही, मान लिया। लेकिन क्या ये जो स्त्री और पुरुष का बात है, ये क्या ईश्वर की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? और इस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ भाई बहनों का विवाह होना चाहिए क्या? या पिता अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, मतलब इसको सोचना भी, मुझे लगता है जो बात कही जा रही है इसको सोचना भी अपराध है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर, संसार के परमेश्वर के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हम कौन होते हैं कि हम उसको बिगाड़ देंगे। इसलिए इस विषय पर चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक, नेगेटिव तरीके से कि साहब फंडामेंटल राइट है और आप सुनिए, तो बहन कहेगी भाई फंडामेंटल राइट है मुझे सुनिए, भाई कहेगा फंडामेंटल राइट है मुझे सुनिए, माँ बेटा कहेगा फंडामेंटल राइट है मुझे सुनिए। तो क्या इस पर हमारा समाज सहमत हो सकता है? और अगर ये आ गया तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान तो खत्म ही हो गया, क्योंकि हमारी शक्ति तो विश्व गुरु की है, और विश्व गुरु हमारी पॉलिसी, हमारी फिलॉसफी है। हमारी फिलॉसफी को ही जब आप समाप्त कर देंगे तो भारत कहां बचता है? भारत बचा ही कहां? आप खत्म हो गए। जैसे खाड़ी खत्म हो गया, जैसे ईसाई कंट्री खत्म हो गया, आप खत्म हो गए। आपकी तो संस्कृति ही सब कुछ है, और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर खत्म हुई तो हम कौन है भाई? क्या 1947 से पहले भारत नहीं था क्या? 1950 में जो संविधान बना तब से ही भारत चालू हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला जजमेंट पीआईएल का दिया 1978 में, क्या वहीं से ये सब कुछ शुरू होता है? ये तो मुझे लगता है कि इसकी एक पराकाष्ठा है, लिमिट एक तय होनी चाहिए कि साहब ये लिमिट है, यहां तक आप जा सकते हैं, इसके परे नहीं जा सकते। उसके परे अगर जाया जाए तो मुझे लगता है कि भारत के एक एक बच्चे को प्रश्न करना ही पड़ेगा कि भाई हम कहां जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, क्या हम भारत खत्म करने की तरफ जा रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि ये जो तर्क है, तर्क पर कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क का तर्क होना चाहिए। तर्क करिए, अच्छा है। दूसरा, एक एक मुद्दे को लेंगे। रवि झा,
अब केवल अब कानूनी बातें हो गई, अब आप उनकी तरफ से उनकी बातें रखिए और हम अलग अलग लोग अपने चारों लोग अपनी बात को उस पर रखेंगे। एक मुद्दा, चारों की प्रतिक्रिया, बोलिए। सुरेश जी, सवाल को फिर से रिपीट करेंगे आप? मैंने कहा अब इसकी लीगलिटी विषय समाप्त हो गया, अब आप उनके तर्कों को रखिए, हम उन तर्कों पे बात करेंगे। देखिए सुरेश जी, सबसे पहली बात कि अगर आप हिंदू संस्कृति को देखते हैं तो वहां पर कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि हिंदू धर्म के अंदर विवाह का प्रमुख उद्देश्य वासना की पूर्ति है या बच्चों की उत्पत्ति है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, विषम लैंगिक हैं, और अगर आपके हिसाब से चला जाए तो फिर उनके परिवारों को ही तहस नहस कर देना चाहिए, उनके परिवार की परिस्थिति को भंग कर देना चाहिए। अब एक का उत्तर कह रहे हैं मिताक्षरा विवाह में भी, मिताक्षरा की जो पद्धति है उसमें भी पूरे विवाह संस्कार को पूरा डिटेल में बताया गया और दाय भाग में भी बताया गया जो हमारे आज के बेस हैं। अगर आप नारद संहिता पर जाते हैं तो नारद संहिता भी ऐसा बोलती है, मनु संहिता ऐसा बोलती है, पाराशर संहिता ऐसा बोलती है। मुझे लगता है कि भारत में जो उस समय की संहिताएं हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं जो विवाह संस्कार को लेकर चर्चा नहीं करता और विवाह संस्कार कंपलसरी नहीं बताता और विवाह संस्कार का उद्देश्य नहीं बताता। पूरे डिटेल में, मतलब हजारों ग्रंथ भारत में हैं जो विवाह संस्कार का डिटेल बताते हैं और ये बताते हैं कि ऋणों की पूर्ति कैसे होगी, माता पिता ने जो आपको जन्म दिया है उसको, उसका ऋण कैसे पूरा होगा, पिता का ऋण कैसे पूरा होगा, माँ का ऋण कैसे पूरा होगा, जो पृथ्वी ने तुमको दिया उससे कैसे पूरा होगा। मुझे लगता है कि उन विषयों पर केवल एक चीज जो मिताक्षरा विधि है याज्ञवल्क्य के ग्रंथों के आधार पर मिताक्षरा ही केवल पढ़ लें तो भी समझ में आ जाता है कि नहीं, भारत में जो विवाह संस्कार है वो कंपलसरी संस्कार है। भारत में विवाह वैसा नहीं है जैसा जानवरों का होता था कि किसी को भी किसी से भी मिले और किसी के साथ भी किया और कहीं भी बच्चे पैदा किए और छोड़ दिए। ये इंग्लैंड की पद्धति रही है 8वीं शताब्दी तक, ये बहुत सारी पद्धति, लेकिन भारत में ऐसा कोई कल्चर हमको नहीं मिलता जिसमें ऐसा है। दूसरी बात ये भी जो जहां तक कही जा रही है कि नहीं साहब वो जिनके बच्चे नहीं होते, जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए दत्तक ग्रहण का पूरा विधान है कि भाई दत्तक ग्रहण कैसे करेंगे, कब करेंगे, उनकी क्या विधियां हैं और उनके संस्कार हैं बाकायदा वो संस्कार। और हम जब केस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि संस्कार पूरा किया गया था तभी दत्तक ग्रहण कंप्लीट हुआ, नहीं तो दत्तक ग्रहण इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि साहब ये संस्कार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हम उस बात को कहते हैं। और सप्तपदी, भारत में दो लोगों को जोड़ने के लिए सप्तपदी का प्रावधान तो निश्चित है भैया। ऐसा भारत का कोई समुदाय नहीं जो सप्तपदी नहीं मानता, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई कानून नहीं है जो सप्तपदी नहीं मानता और ये कहता है कि 7वां फेरा होने पर शादी कंप्लीट हो जाती है। उसके पूरे प्रतिज्ञाएं हैं, उसके पूरे हम लोग जब जिस समय विवाह करते हैं उस समय क्या संस्कार भविष्य के होंगे, उन महत्वपूर्ण संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक विवाह संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है भाई। वो कैसे कह रहे हैं कि ये कहीं लिखा नहीं है? मुझे लगता है ये नहीं, तो ये बहुत आसान, और भी मैं बहुत आसान शब्दों में ये कहूं तो रवि झा जी, विवाह को यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा गया है, संस्कार कहा गया है, ध्यान रखिए। तो ये संस्कार ही तो धर्म का अंग है। अगला प्रश्न ये आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूं क्योंकि समय की। झा जी, रवि झा। ऐसा है सुरेश जी कि सबसे पहली बात कि जब हम बात करें समलैंगिक मैरिज की तो पहली बात यह कि जब तक इनको विवाह की मान्यता नहीं मिलेगी तब तक ये बच्चों को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते हैं। आप एक मिनट बच्चों के अडॉप्शन का उत्तर मैंने दे दिया कि वो अडॉप्शन लेकर उस बच्चे पे आप आक्रमण करें। दूसरा, आप बच्चे का मतलब इन समलैंगिक वालों का विवाह ही क्यों कह रहे हैं भाई? आप उसका मैरिज क्यों नहीं कह रहे? उसका आप क्या बोलते हैं इस्लाम में, क्या बोलते हैं दुबे जी, निकाह क्यों नहीं बोल रहे? आप विवाह पे क्यों अटके हुए हैं? विवाह पे इसलिए अटके हुए हैं सुरेश जी क्योंकि आमतौर पे विवाह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति अपने जीवन के शेष पलों को एक साथ बिताना चाहते हैं और जब उनके अंदर तो क्या निकाह में नहीं है? क्या मैरिज में नहीं है? विवाह में क्यों? विवाह तो संस्कार है, विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सुरेश जी अभी तो ये शुरुआत है, अभी होने तो दीजिए। द मोमेंट इसको मान्यता मिल जाएगी बाकी के जो रिलीजन है उनको भी देखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो स्पेशल मैरिज। ये सपने में भी मत देखिए। आपके साथ मैं पूरे उस कम्युनिटी को चुनौती देता हूं जो इस षड्यंत्र में शामिल है, सपने में भी नहीं होने देंगे, ध्यान रखिए। अगला तर्क दीजिए आपका।
नहीं, मैं एक जवाब दे दूं। हाँ, दीजिए। एक जवाब, एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट भारत में है और एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में पुरुष को एडॉप्शन करने का अधिकार है अगर उसका विवाह नहीं हुआ। हाँ। महिला को भी एडॉप्शन करने का अधिकार है अगर उसका विवाह नहीं हुआ, और अगर वो अपोजिट सेक्स को एडॉप्ट करता है तो 21 वर्ष की उनका अंतराल होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है कि उनका विवाह नहीं हुआ तो वो एडॉप्शन नहीं कर सकते। इसलिए जो तर्क ये दिया है कि नहीं उनका विवाह नहीं होगा तो एडॉप्शन कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में ये व्यवस्था है। बिल्कुल। हाँ, इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जब आप समलैंगिक विवाह की बात करते हैं तो वहां पर अगर आपकी पत्नी है या अगर आपका पार्टनर है, अरे तो पत्नी क्यों यूज करे भाई आप शब्द, क्यों पत्नी यूज करे? ये पत्नी पर आपत्ति है। पत्नी अकेला शब्द नहीं है, धर्म पत्नी शब्द है, तोड़िए मत। तो धर्म पत्नी में ये बात ही नहीं है जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए सुरेश जी, अगर हम उसको पार्टनर की संज्ञा भी दे दे तो हिंदू एडॉप्शन में साफ तौर पर लिखा है कि तो पार्टनर में विवाह नहीं है, पार्टनर में विवाह नहीं है। विवाह को बदनाम और खंडित मत करिए सुरेश जी। यहां पर विवाह को बदनाम नहीं किया जा रहा है। यहां पर एक तरफ बात संस्कृति की जा रही है, एक तरफ बात व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जा रही है, और सबसे बड़ा अटैक संविधान के ऊपर किया जा रहा है, जो संविधान की प्रस्तावना कहती है इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी की। तो जब हम बात करते हैं समानता की, जब हम बात करते हैं न्याय की, तो वो न्याय और वो समानता समाज के हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। संविधान विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए, दुनिया के जाने माने संविधान विशेषज्ञ दुबे जी। हाँ, पर एक बात और कह लेता हूं, क्या भाई बहन के इक्वलिटी बिफोर लॉ का, मैरिज का राइट देंगे? बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं देंगे भाई? इक्वलिटी है, वो पर्सनालिटी है, अलग अलग पर्सनालिटी है। कि आदरणीय दुबे जी वही संविधान के द्वारा, क्योंकि आदरणीय दुबे जी उसी संविधान के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है सपिंडा डिग्री रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, जहां पर उस विवाह को प्रतिबंधित किया गया। लेकिन समलैंगिक को कहीं पर भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वहां पर लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं शांत है। अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ ऐसा पहले बनाया होता तो आज हम यहाँ पे डिबेट ना कर रहे होते। लेजिस्लेशन का काम है कि लेजिस्लेशन इस पर करेगा भैया, हम क्यों आगे बढ़कर उसको कर रहे हैं? अगर हम एक्ट पर जाते हैं, लेजिस्लेशन पर जाते हैं, तो लेजिस्लेशन को करने दीजिए ना। और अगर लेजिस्लेशन से परे जाते हैं तो फिर लेजिस्लेशन पर मत आइए। दोनों में से एक तर्क। दूसरा ये संविधान में इक्वलिटी पर, संविधान पे इक्वलिटी में ये कहीं नहीं कहा गया है कि सब समलैंगिक विवाह इक्वलिटी है। इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी है। अब मैं उसी इक्वलिटी के बेस पर कह रहा हूं कि भाई बहन, पिता और बेटी, बुआ और भतीजा, इनका कहीं कॉन्सेप्ट देंगे? भाई सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, जजमेंट हो चुका है। तो क्या आप इक्वलिटी के नाम से उनको भी अनुमति देंगे ना? वो कहेंगे भाई हमारा तो दिल आ गया है, साथ साथ बचपन से पढ़े बड़े हुए साहब, हमारा दिल आ गया, आप कौन होते हैं मैं रोकने वाले? ये उधर ही लेके जाना चाहते हैं। नीदरलैंड जैसी स्थिति हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। नीदरलैंड में हुआ ना, ये डिमांड एंड सप्लाई में वहां पर हो गया। अच्छा, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं रवि झा जी, आपके पूरे सम्मान के साथ, लेकिन आप क्यों के, ठीक है दुबे जी, आखिरी कॉमेंट। बात तो दिमाग में बिल्कुल रखनी चाहिए जो मैं कह रहा हूं कि भारत की संस्कृति भारत का बल है, और भारत की संस्कृति और संस्कार ही भारत है। अगर वो खत्म होते हैं तो भारत खत्म होता है, और फिर हमारा और आपका कोई मतलब नहीं रह जाता। हम कौन हैं हमें ये भी पता नहीं रहेगा। इसलिए कानून भी है, लेकिन कानून का भी अपना एक दायरा, सबकी लिमिट है। उन लिमिटों को सबको पालन करना चाहिए। मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो उनके ऊपर भी ऐसे ही कुछ नियम लागू होंगे। अभी तक सीट पर है, लेकिन 1 साल बाद, और इनसे पहले भी कई चीफ जस्टिस आ चुके हैं 50 से ऊपर, वो सब भी आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही आते हैं और आज भी वैसे ही होता है। इसलिए लिमिट, हम जब बैठे हैं तब भी अपनी लिमिट हमको फिक्स करनी चाहिए। बिल्कुल। एक और